हेलो दोस्तों, मैं संदीप तिवारी पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube ऑफिशियल चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस रीवा में। हम अब जानने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा अपने संविधान सभा, भारतीय संविधान और भारत अनुसूचियां कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, और वो कैसे और कहां से आज जो है तो कितनी हो गई हैं, ठीक है, और संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा भारत तो आजाद हुआ था कब? 1947 में, ठीक है, 1947 में। यह समय था 15 अगस्त 1947 का, ठीक है, जब हमारा संविधान यानी देश आजाद हुआ, ठीक है। अब देश तो आजाद हो गया, ठीक, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ हमारे पास चाहिए ना, क्योंकि हमारे शासन कैसे चलेगा, हमारे यहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा, इसके लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, ठीक। और वो कैसे निर्मित हुआ? क्योंकि कैबिनेट मिशन के अनुसार तो 1935 भारत शासन अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। अब जब देश आजाद हो गया 1947 में, तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ? गणतंत्र हुआ, मतलब संविधान लागू हुआ पूर्ण रूपेण से, ठीक है। तो इतने दिनों पर 1947 से 1950 तक का शासन कैसे चला होगा? कभी आपने सोचा है, कभी विचार किया है? विचार करिए, कोई टॉपिक उठाइए तो उस पर एक बार अपने सोचिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हम संविधान के बिना अपना वो शासन नहीं चला सकते थे? लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो यारो, यही तो गलती हो जाती है। अब देखें, क्योंकि शासन तो होता है, अगर शासन न रहेगा तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो जनता अपना अपना राजा हो जाएंगे सब ना, रीजन ये पड़ जाता है। तो इसलिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी हमें, और उस संविधान की आवश्यकता पड़ी। और इससे पहले 1950 के पहले जो बना हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935, तो कहा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है तो उसके तहत 1950 तक संपूर्ण भारत का एक संविधान के तौर पर चलता रहा। क्योंकि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो इसमें पहले थे 295 अनुच्छेद। इन्हीं 295 अनुच्छेद जो 335 अधिनियम थे, उनको उठाकर हमारे भारतीय संविधान में रख दिया गया और उसी में जोड़ दिया गया था और अनुच्छेद, जिससे हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हो गए थे? 395 अनुच्छेद, ठीक है। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें, क्योंकि हम आपको आज जो मूल संविधान में अनुसूचियां हैं उनको बताने वाले हैं, तो यहां पर ज्यादा ना बताएंगे, इनको पकड़ेंगे। तो हम देखेंगे वर्तमान में जो है तो हमारा मूल संविधान में कितने भाग थे और कितनी अनुसूची थी, ठीक है। तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान, उसमें क्या है कि 12 अनुसूचियां थी, सॉरी आपके 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, ठीक है। और भाग कितने थे? तो 12 भाग, ठीक। और अनुच्छेद जो आते हैं, अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद आते हैं 395 अनुच्छेद, ठीक है। ये हमारे मूल संविधान की बात हुई, ठीक, क्योंकि इसमें 8 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची, ठीक है। तो ये चीज हम आज देखेंगे कि ये 12 अनुसूची कैसे बनी और मूल संविधान में 8 अनुसूची क्यों थी, ठीक है, और वो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी, ठीक है। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सब अनुसूची तो पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किस अनुसूची में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं,
तो उन 8 अनुसूचियों को देखते हैं। ठीक, तो पहले देखेंगे हम प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची, ये प्रथम अनुसूची में किसका दिया गया है? अब इतना तो हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित, नए जो जुड़ के बन गए 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, यानी 2 हमारे नए बने, एक जम्मू कश्मीर जब हमारा केंद्र शासित प्रदेश से अलग हुआ तो 2 हमारे उससे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो पहले कितने थे? 7 थे, अब उसमें 2 और ऐड हो गए हैं। ठीक, और 28 राज्य कितने थे? 29 थे, क्योंकि वो पहले हमें क्या था, जम्मू और कश्मीर को हम किसमें रखे थे? केंद्र शासित प्रदेश में गिना करते थे। ठीक है, तो एक राज्य हमारा घट गया, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक, तो उस चीज को देखें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें हमारे प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि इनका गठन, इनकी सीमा, ठीक है, चाहे हम भाग 1 में देखें और चाहे अनुसूची 1 में देखें, तो राज्यों के गठन और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब प्रथम अनुसूची हमारी ये हो गई। ठीक, और अगर सेकंड अनुसूची में देखें, द्वितीय अनुसूची जो आती है, ठीक, ये जो द्वितीय अनुसूची आती है, तो दूसरी अनुसूची किस क्षेत्र में आती है? इसमें जो है तो हमारे भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब जैसे राष्ट्रपति, यानी प्रमुख व्यक्तित्व देखें, या प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की जानकारी मिलती है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची जो है तो प्रमुख पदाधिकारियों क्या है? वेतन और भत्ते। पदाधिकारी प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उनके, ये सभी जो अधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात की जाती है। मतलब हमें पैसा कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय अनुसूची में पैसों के बारे में बात की गई है, अधिकारियों के पैसों के बारे में। अब द्वितीय और तृतीय अनुसूची को हम साथ में देखें, अगर जो तृतीय अनुसूची आती है, ठीक है, तीसरी जो अनुसूची आती है, तो इसी में इन्हीं पदाधिकारियों की, जो पदाधिकारी किसमें है? द्वितीय अनुसूची में, वही पदाधिकारियों के शपथ की बात कही गई है हमारे तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो इन्हीं प्रमुख अधिकारियों के शपथ, ठीक है, शपथ की बात हमारी किसमें की गई है? तृतीय अनुसूची में। यानी अगर हम सोचें तो सबसे पहले किसी वैकेंसी आती है कोई भी, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कितना उसमें वेतन है। ठीक है, कितने मेरे को पैसे मिलेंगे। पेपर हम न देखें उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले हम उसका वेतन देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम वेतन की बात करते हैं, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर वेतन आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जब हम सेलेक्ट होके जाते हैं तो तीसरे नंबर में लास्ट में हमारी शपथ परेड होती है। ठीक है, दूसरे और तीसरे को हम मिला के पढ़ें तो पहले हम वेतन देखेंगे और तीसरे में आके हम शपथ देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी चौथी अनुसूची। ठीक है, ये चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा में सदस्य सीटों के बारे में, राज्यसभा के सीटों के बारे में। ठीक है, कि राज्यसभा में जो है तो कितनी सीटें मनोनीत होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। क्योंकि आप ये चीज कंफ्यूज हो जाते हो कि राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं तो ओनली राज्य द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यों की सीटें होती हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारे 2 क्षेत्र और आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के जो हैं तो सदस्य राज्यसभा के सीटों में निर्वाचित होते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य जो हैं तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है,
अब ये चौथी अनुसूची हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पांचवी अनुसूची में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आपके पांचवी अनुसूची। ठीक, तो पांचवी अनुसूची अगर देखें तो पांचवी अनुसूची में किस चीज का होता है कि अनुसूचित जात और जनजात के बारे में वर्णन किया गया है आपके पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जात और जनजात के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमारी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात और जनजात के बारे में जानकारियां मिलती है। अब हम इसमें पांचवी और छठवीं दोनों को मिला के पढ़ें, क्योंकि हमारी पांचवी अनुसूची जो है किसके अनुसूचित जात और जनजात दोनों के बारे में बताती है। ठीक है, और फिर अगर नेक्स्ट हम देखेंगे आपके छठवीं अनुसूची को, तो छठवीं अनुसूची किस चीज के लिए बताती है वो हम आपको ऊपर लिख रहे हैं। अब छठवीं अनुसूची में देखेंगे तो यहां पर हम सिर्फ एक जनजाति को छोड़ देंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति भर ले लेंगे। तो हमारी जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची, तो छठवीं अनुसूची किस चीज के लिए बताती है? अनुसूचित जाति, यानी जो कुछ राज्यों को हमारे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उन राज्यों के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में वो वर्णन करती है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं हमारे, अगर हम पूर्वी राज्य देखते हैं भारत के, तो कौन से आते हैं आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के बारे में जानकारी मिलती है हमारे छठवीं अनुसूची। तो हमने देखा पांचवी और छठवीं को अगर जोड़ के पढ़ें तो पांचवी में क्या मिलता है? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को दिया जाता है। ठीक है, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे हम छठवीं में जाते हैं तो छठवीं में हमारे सिर्फ मध्य भारत के जो है तो क्या पूर्वी राज्य, अगर हम भारत का ये वाला जो भाग बनता है अपने इधर देखें, ठीक है, ये वाला, तो यहां पर इन राज्यों के, जैसे यहां आपका हो गया असम, फिर यहां आ गया मेघालय, ठीक, फिर आ गया त्रिपुरा, फिर यहां पर आ गया मिजोरम। ठीक है, इस तरह से, यानी एक क्रम से ऐसे ये राज्य लगे हुए हैं, इसी क्रम से इन्हीं सभी राज्यों के, ये राज्यों के बारे में चर्चा कौन सी करती है? अपनी छठवीं अनुसूची। ठीक है, तो यहां पर अनुसूचित जात और जनजात दोनों को देता है। और हमारी छठवीं अनुसूची में सिर्फ आ जाते हैं हमारे कौन से? अनुसूचित जात इन चार राज्यों के। ठीक है, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सातवीं अनुसूची में। ठीक, सातवीं अनुसूची क्या है? तो सातवीं अनुसूची में तब हम आते हैं, सातवीं अनुसूची, तो इसमें हम पाते हैं क्या? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जैसे घर में बंटवारा नहीं होता छोटे भाई और बड़े भाई के रूप में, उसी तरह केंद्र और राज्य होते हैं। तो केंद्र सरकार बड़ा भाई हो गया और राज्य सरकार छोटा भाई हो गया। तो इन दोनों की शक्तियों के बारे में बंटवारा जो देता है तो सातवीं अनुसूची देती है। अब इसमें इसके आधार पर 3 सूची बनाई गई है। ठीक है, एक हमारी कौन सूची है? राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक, दूसरी हो गई हमारी संघ सूची, संघ सूची, और तीसरी हो जाती है समवर्ती सूची। ठीक, ये हमारी 3 अनुसूचियों का वर्णन जो है तो किसमें देता है? सातवीं अनुसूची में। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में इन तीनों के बारे में वर्णन देता है। तो मतलब राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची में
राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें से कुछ विषय सम्मिलित किए गए हैं, उस पर ही राज्य सरकार क्या है, कानून बना सकती है। फिर नेक्स्ट जो है तो संघ सूची में मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकता है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट आ जाती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय सम्मिलित किए गए हैं उसमें से केंद्र और राज्य दोनों पर यह कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में क्या होता है कि संघ सूची द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 सूचियों का वर्णन आपके 7वीं अनुसूची में हो गया। अब नेक्स्ट आ जाती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, ठीक, 8वीं अनुसूची में क्या दिया है, भाषा का वर्णन, भाषा का वर्णन। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे कहते हैं मूल संविधान, उन दिनों पर भाषा जो है तो 8वीं अनुसूची में कितनी जोड़ी गई थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ये अगर देखें तो अगर मैं कहूं कि आप लोग बताइएगा तो हमें तो नहीं लगता कि आप लोग बताओगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट फिर से ट्राई करता हूं कि कौन कौन ऐसा होनहार है, ठीक है, कि जो बताएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्योंकि मूल संविधान में तो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था 8वीं अनुसूची में। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं, जिसको जिसको पहचानता हूं ना उनके तो कान जरूर मड़ोरूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूं हम। ये हमारी 8 अनुसूचियां किसमें थी, मूल संविधान में। ठीक है, अब इसके बाद जो नई अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि 10, 11 और 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12 जो है तो बाद में ये जोड़ी गई। अब उनको हम देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची देखते हैं, 9वीं अनुसूची। ठीक, तो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, संपत्ति के बारे में दिया गया है, यानी राज्यों में जो भी है तो संपत्ति के बारे में। और यह भी कहा गया है, ठीक है, और यह भी कहा गया है 7वीं अनुसूची में कि 9वीं अनुसूची में कि इसमें जो भी विषय सम्मिलित किए गए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में उनका विरोध हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन पर किसी प्रकार का रिट दायर हम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं जो विषय 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसमें संपत्तिवश नहीं है। ठीक है, शक्तियों के बारे में बताया गया है। जो जो इसमें दिया गया है उसके बारे में यह बोला गया कि जो 9वीं अनुसूची में जितने 28-29 विषय दिए गए हैं, ठीक है, उन विषयों में हम कोर्ट में दावा दायर नहीं कर सकते हैं, और उनको हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बाद में जब आ जाती है स्थिति कब की, 11 जनवरी 2007 में ये कहा गया कि अगर कोई भी संविधान के खिलाफ अगर 9वीं अनुसूची में बात की जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2007 से हम कोर्ट में इसका भी 9वीं अनुसूची को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं 9वीं। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई ये देखते हैं। तो ये जो जोड़ी गई तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो हमारे संविधान के में जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची क्या कहती है कि 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। ठीक है,
10वीं अनुसूची जो देती है हमारे दल बदल कानून को देती है। और दल बदल कानून है क्या? ठीक है, तो दल बदल वो होता है जैसे इन दिनों पर आपका चलता है क्या कि अगर उस नेता की जो 2 पार्टियां हैं, ठीक है, और उसकी अगर पूर्ण सहमत नहीं है तो वो दूसरे में चला जा सकता है। तो क्या हुआ कि 1985-86 में जब ये अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, ठीक है, तो 1985 में अनुसूची जब जोड़ी गई उन दिनों पर देश में ये स्थिति थी कि किसी भी पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं बन रही थी। तो इससे बहुमत से सरकार बनाने के लिए कि दूसरी पार्टी के नेता जो है तो दूसरी पार्टी में मिलकर एक गठबंधन सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की जब हमें आवश्यकता पड़ी तो 1985 में जो है तो दल बदल कानून बनाया गया और दल बदल कानून के तहत ये चीज हुआ, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11वीं अनुसूची, ठीक। अब 11वीं अनुसूची हम क्या देखते हैं 11वीं अनुसूची में, अच्छी तरह से जानते होंगे, पंचायती राज अर्थव्यवस्था। पंचायती राज अर्थव्यवस्था, ठीक। हम पाते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अर्थव्यवस्था के बारे में कि पंचायती राज है क्या, ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या चीज दिया गया है। तो वर्तमान में पंचायती राज को 28 विषय दिए गए हैं, ठीक है, लगभग 28 विषय हैं जिस पर वो काम करती है और उसके जैसे नगरीय निकाय वगैरह जो होता है उसके बारे में, ठीक है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हमारे पंचायती राज 28 विषय पर संशोधन कर सकती है या उस पर वो मत अपना दे सकती है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी 12वीं अनुसूची, मतलब हम 12वीं पास करेंगे, ठीक है। और एक चीज और 11वीं अनुसूची कि ये कब जोड़ी गई, ठीक है, तो इसको अगर देखें कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई तो संविधान संशोधन हुआ था 73वां और 74वां, ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। तो 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ 1993 में, ठीक। 73वां संविधान संशोधन आपका 1993 में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सी 11वीं अनुसूची क्या हुआ जोड़ी गई, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अर्थव्यवस्था को भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची यानी नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, ठीक। इसमें नगरीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के बारे में जो उल्लेख किया गया है तो हमारी 12वीं संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया तो ये 73 में ये जोड़ी गई पंचायत के बारे में यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में 73 में, क्योंकि पहले ग्रामीण आएगा, ग्रामीण के बाद हम शहर, क्योंकि जैसे हम पहले गांव में रहते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हम पहले गांव के बारे में सोचें कि गांव का विकास कैसे हो, उसके बाद शहर की ओर निकले, ठीक है। तो 73 में हमारा गांव वाला सेक्टर के बारे में बताया गया और 74 में 74वां संविधान संशोधन करके उसमें क्या किया, 74वां कब हुआ आपका 1993 और 94, ऐसा लिखिएगा क्योंकि ये 93 में पारित हुआ और 94 में अनुमोदित हो गया, तो ये 93 और 94 इसमें दोनों लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका डेट नहीं पूछता है, ये पूछ देता है कि संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय व्यवस्था को लागू किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो अब ये आपकी 12 अनुसूचियां हो गई, उसमें से सबसे सरल तरीका हमने बता दिया। पहला क्या हुआ, अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है, एक तरह रिवीजन कर लेते हैं हम इसको। और दूसरा क्या हो जाता है, यानी पैसे के बारे में बात की गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मत भूलिए, जेब में पैसे बनाए रखिए, ठीक है, दूसरे में पैसे के बारे में। और तीसरा क्या कहता है कि शपथ ग्रहण के बारे में, यानी जिन पदाधिकारियों की दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन के बारे में, तो तीसरी अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों की क्या शपथ के बारे में बात की गई है, ठीक है।
और चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। यानी 1, 2, 3 तो हमें आसान हो गया। पहला राज्य और केंद्र के बारे में, दूसरा पैसा के बारे में, और तीसरा उसी पैसे के लेने के शपथ के बारे में। ठीक है। और चौथा थोड़ा अलग है, तो राज्यसभा के सीट के बारे में। फिर पांचवा आ जाते हैं। पांचवें और छठवें को अगर एक साथ देखें तो पांचवा और छठवां दैट्स वेरी इजी। पांचवें में क्या कहता है? अनुसूचित जात और जनजात दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और छठवीं क्या कहती है कि सिर्फ अनुसूचित जात भारत के पूर्वोत्तर वाले राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के बारे में अनुसूचित जात के बारे में वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे हम सातवीं अनुसूची। ठीक। तो सातवीं क्या कहती है कि भारत और यानी राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा कर देती है। ठीक है, कि इनके बीच कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक। पहली कौन सी? यानी राज्य सूची, दूसरी संघ सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन तीनों का वर्णन हमारे सातवीं अनुसूची में किया गया। ठीक। और आठवीं अनुसूची जो होती है तो भाषाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि वर्तमान में कितनी भाषा हैं आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में क्या किया है? केंद्र और राज्य के बीच में जो भी नियम, शासन, कानून है तो ये बोला गया है कि हम उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन 11 जनवरी 2007 से उसमें भी संशोधन करके ये किया गया कि उसमें भी हम चुनौती दे सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी 10वीं अनुसूची। ठीक है। तो 10वीं अनुसूची हमारा क्या कहता है? दल बदल संबंधित कानून से संबंधित है, जो 1985 में जोड़ी गई। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है 11वीं अनुसूची, बहुत आराम से, पंचायती राज। ठीक है। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन में। ठीक। और नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है 12वीं अनुसूची, 74वीं, यानी 73 और वो 74। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, नगरीय निकाय के बारे में दिया गया है। तो और कब जोड़ा गया? 93 और 94 में। तो ये हो गई हमारी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। वर्तमान में हम 8 अनुसूचियों में थे। उसके बाद प्रथम अनुसूची 9वीं जो आई तो उसको हम कब जोड़े? 1991। तब के बाद ये जुड़ती गई। अब 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पर एक बात जरूर याद रखिएगा, क्लास के लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो क्वेश्चन पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद एंड बाय बाय।